नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर GS गुप्ता सर, पैथोलॉजिस्ट एवं अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। स्पेशली बात करूंगा सीजनल फ्लू की, डेंगू की, मलेरिया की, जो कि अभी बहुत ज्यादा जिनके केसेस हम सुन रहे हैं। तो कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर, इन बातों पे चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं। मेडिकल के फील्ड में आने के आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेडिकल की फील्ड में मेरी शुरुआत मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मेरे जो नाना जी थे, जी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। एक्चुअली हम लोगों की पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है। मैं अपनी फैमिली और अपने रीजन का पहला डॉक्टर था। एक छोटे से विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। तो उनके मोटिवेशन से मैंने उस समय पीएमटी हुआ करता था, जी आजकल नीट होता है, तो पीएमटी की प्रिपरेशन की, पीएमटी क्वालिफाई किया। फिर ग्वालियर मेडिकल, गजराज मेडिकल कॉलेज से ही मैंने अपना एमबीबीएस किया और मेडिकल की जर्नी वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने पीजी पैथोलॉजी में किया, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया, डिफरेंट डिप्लोमास मैंने किए। और उसके बाद फिर मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो मैंने अपने होम टाउन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ली। फिर देन आई वाज मूव ऑन टू दिल्ली में अपनी सीनियर रेजिडेंसी और सारे मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब किए। फिर उसके बाद शुपरी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। फिर अभी एट प्रेजेंट 2019 से आई एम वर्किंग एज ए सुपरिटेंडेंट इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीआर मेडिकल कॉलेज, माय ओन पेरेंट कॉलेज इन ग्वालियर। और मुझे लगता है कि जब आप एक लंबी जर्नी किसी भी फील्ड में तय करते हैं ना, अनुभव का जो पिटारा आपके साथ चलता है, क्योंकि जब भी आप अपनी शुरुआत करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उन्हीं चीजों से सीखते हो जब आप आगे बढ़ते हैं। स्पेशली सर ने GRMC से ही अपनी परीक्षा आगे की है, और वो जब आप करके वापस उसी जगह पे आते हैं जहाँ से आपने चीजें सीखी है और उसी जगह सर्व करते हैं, तो यकीन मानिए अंदर से बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसी जगह लौट कर आना जहाँ से आपने उस चीज को सीखा है, उस प्रतिभा को गढ़ा है, वहां से लोगों को सर्व करना दिल को सुकून देता है। डेफिनेटली। और सर, इसी सुकून के साथ अगर आज मैं बात करूं जिन बीमारियों की हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले अगर मैं सर जानना चाहूँ थायराइड की, जिसके कई सारे पेशेंट्स आप देखते होंगे, सो ऐसे में सर थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? बीइंग ए पैथोलॉजिस्ट, एक्चुअली पेशेंट डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में नहीं होता है। फिजिशियंस को वो कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो हमारी लैब पे आते हैं। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, सो लॉट्स ऑफ थायराइड के जो पेशेंट्स थे, दे वर विजिटिंग टू आवर पैथोलॉजी लैब्स। तो दो तरह का एक्चुअली थायराइड होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है और हाइपरथायरॉइडिज्म होता है। थायराइड बेसिकली क्या है कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, उस हार्मोन की या तो कमी होती है या एक्सेस होती है। अगर उस थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो हम उसे हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं, और अगर एक्सेस होता है तो उसको हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। बेसिकली दो प्रकार का ये होता है। थायराइड जो है एक्चुअली हमारे जो गर्दन में फ्रंट में एक, आपको जनरल वे में बोलूँ, एक एलिवेशन जो दिखता है एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे, वो थायराइड ग्लैंड होती है। तो उसमें हार्मोन्स की कमी की वजह से ये हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के। अब साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट जो होते हैं उनमें थोड़ा सा वेट गेन की जो प्रोसेस है वो रहती है, और हाइपरथायरॉइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वेट लॉस जो है वो होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड थायराइड होता है। रेडियोथेरेपी, जैसे कोई कैंसर के पेशेंट्स के अगर रेडियोथेरेपी कोई चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन पेशेंट्स में भी थायराइड हो जाता है। ऑटोइम्यून डिजीजेस भी थायराइड का एक कॉज होती है। और सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी का, जो हाइपोथायरॉइड। तो ये थायराइड के कॉज होते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें थायराइड जो हमारी ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, उसको एक्सेस में प्रोड्यूस करती है। तो उन पेशेंट्स की जो है ना, आपको आईज ना बल्जी आईज होंगी, मतलब एक्सोप्थेल्मोस उसे हम बोलते हैं, तो बल्जी आईज होती हैं, चेहरे पे पफीनेस होती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब कभी एक बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़ रहेंगे, कभी बिल्कुल शांत से रहेंगे। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं उनके। तो कुछ भी हम अगर खाते हैं तो गले में जो है स्वेलिंग करते हैं, उसको अड़ता है, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। और यकीनन जब आपको कुछ भी अपनी बॉडी में कुछ अनयूजेबल, मतलब कुछ ऐसा लगे जो आपके रेगुलर बॉडी की चीजों से अलग है, गले में जैसे सर ने बताया आपको चेंजेस दिखे, आपके चेहरे पे आपको कोई बदलाव दिखे, तो आपके शरीर में आपको कोई भी एक ऐसा चेंज दिखे जो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, डेफिनेटली जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो सर, ये तो सिम्टम्स की बात की। जब भी कोई बीमारी आती है तो सिम्टम के साथ सर प्रिवेंशन हम सबसे पहले ध्यान देते हैं। ऐसे में अगर कोई थायराइड का पेशेंट है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
थायराइड के पेशेंट जनरली होता क्या है, जो जनरल पब्लिक होती है, आम पब्लिक होती है, तो हम लोग क्या है सेल्फ ट्रीटमेंट लेने में बिलीव करते हैं। जी। हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा मेरे पड़ोसी को थायराइड था, वो क्या लेते हैं, बड़ा पॉपुलर सा नाम है थायरोक्सिन टैबलेट आती है, थायरोक्सिन टैबलेट बोले वो कितनी लेते हैं 25, मेरा उनसे थोड़े ज्यादा है इन्वेस्टिगेशन में हार्मोन लेवल, तो मैं उसको बढ़ा देता हूँ। तो ये सेल्फ जो ट्रीटमेंट है ये हम लोगों को नहीं लेना है, मेरा पब्लिक से ये कहना है। और जब भी हमें थायराइड का इन्वेस्टिगेशन कराएं तो हम फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें और उनके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट लें। जी। और डाइट की जब हम बात करते हैं तो डाइट में हमें थायराइड के पेशेंट को मेनली डाइट का प्रिकॉशन लेना है, कंट्रोल करना है। जी। जो किसी भी प्रकार की जो कैबेज होती है, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, ब्रोकली हो, कोई भी, तो जो कैबेज है वो थायराइड के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। जी। किसी भी तरह से उसको अवॉइड करना चाहिए कि गोभी की सब्जी, हम पत्ता गोभी हो, बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, जी। ब्रोकली हो, वो हमें नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना होता है। दूसरा क्या है, ग्लूटेन प्रोसेस फूड जो होता है ना, फास्ट फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, नूडल्स है, बर्गर है, पिज्जा है, तो ये सब चीजें हम लोग, सोया फूड है, ये थायराइड के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब ये सब इतना अवॉइड करना है तो लेना क्या है, तो लेना क्या है कि जो आयोडीन रिच डाइट्स हैं, मतलब सबसे पहले तो आयोडाइज सॉल्ट, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है। जो हिली एरियाज होते हैं या लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज होते हैं, तो जो सस्ता एक्चुअली नमक होता है ना, वो बिना आयोडीन वाला, तो वो लोग यूज करते हैं, तो वहां पे थायराइड के पेशेंट ज्यादा हमको देखने में मिलते हैं। तो आयोडाइज सॉल्ट सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद जो भी डाइट है, हम नट्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, और अगर वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, योगर्ट, ये सारी चीजें हम लोग ले सकते हैं। तो इससे हमें थायराइड के पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो मुझे लगता है खाने पीने के लिए आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ऐड नहीं करनी है, वही सारी चीजें हैं जो हम अमूमन अपनी लाइफस्टाइल में देख रहे हैं। दूध है, जैसे कि सर ने बताया आयोडाइज नमक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको ऐड ऑन करना है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिश ऐड कर सकते हैं, एग ऐड कर सकते हैं, छोटे से चेंजेस है बट आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बात हमें समझना होगा। सर ये अभी हमने बात की थायराइड की, इसके साथ साथ मैं बात करूं डेंगू की। बहुत केसेस आ रहे हैं सामने जिसको लेकर कई सारे सोसाइटी में मिथ भी होते हैं, लोग अपना अपना ट्रीटमेंट, जैसा कि आपने बताया, सेल्फ ही खुद को ट्रीट करने लग जाते हैं। सो डेंगू के सर अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स क्या है, ऐसे में क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डेंगू जो है, एक्चुअली डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है जी। और जहाँ भी आसपास हमारे यहाँ गंदगी, गंदा पानी, मतलब हम घरों में भी कूलर में महीनों से पानी भरा हुआ है, हमने चेंज नहीं किया है, वाटर बॉडीज कहीं भी है, स्टेगनेट वाटर है, जो कहीं से, अभी मैं जब के यहाँ आ रहा था रास्ते में, जैसे कोई गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, गंदगी, तो बहुत सारे मच्छर उसके सरफेस पे बैठेंगे। तो वो सारे जो रीजन है इसके, वो मलेरिया, इसके डेंगू के मच्छर को बनाते हैं, पैदा करते हैं, और उसके काटने से जो है वो डेंगू होता है। एडिस एजिप्टी एक मॉस्किटो होता है, उसके काटने से होता है। तो उसमें क्या होता है कि एकदम से आपको सडन फीवर आएगा, पूरे बॉडी में बॉडी एक होगा, माइल्जिया, मतलब जनरल लैंग्वेज में बोली तो बॉडी एक होगा, मस्कुलर पेन होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, फेशियल फ्लश दिखेगा। तो ये अगर, और छोटे छोटे रेसेस हमें बॉडी पे दिखते हैं, तो जब भी कभी हमें लगे एकदम से फीवर, हाई ग्रेड फीवर आया है, रेसेस भी है, साथ में फ्लैशेस भी है, तो हमें इमीडिएटली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट एक्चुअली इसका कुछ खास है नहीं, ट्रीटमेंट केवल हमें मॉनिटरिंग करनी है, इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पेन किलर लेने हैं, एंटीबायोटिक्स लेने हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है हमें साथ में कि एस्प्रिन हमें जो है जनरली लोग यूज करते हैं, वो नहीं यूज करनी है, क्योंकि एस्प्रिन जो होता है वो प्लेटलेट के फंक्शन को इम्पेयर करता है, डिसफंक्शन करता है, और प्लेटलेट जो है ये डेंगू में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है। अगर आपका प्लेटलेट लेवल डाउन है, मतलब लेस देन 1 लाख है, आपको एडमिट होना है, लेस देन 50,000 है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाना है, और लेस देन 25 है तो आपको सीवियर मॉनिटरिंग ऑफ फिजिशियन में राउंड द क्लॉक रहना है और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ठीक है प्लेटलेट 1 लाख की तो घर पे मैनेज कर लेते हैं, घर पे ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हॉस्पिटल में। एक बार प्लेटलेट डाउन हुआ, 25,000 50,000 हुआ, तो फिर उसको मैनेज करना बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। इसलिए जब भी हमारा डेंगू का टेस्ट जो हम कराते हैं, NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है या IgM पॉजिटिव आता है,
तो हमें इमीडिएटली फिजिशियन के पास जाके और हॉस्पिटलाइज होना ही चाहिए। फिजिशियंस की एडवाइस को मान के ही हमें अपना आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए जी। और खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि देखिए अब मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में डेंगू मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं भी आपको आप पीड़ित हैं या फिर सर ने जो सिम्टम्स बताए हैं वो सिम्टम्स आपकी बॉडी पर दिख रहे हैं, डेफिनेटली चाहिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। सर ये बात की डेंगू की, लेकिन इसी का भाई कहूँ मलेरिया, जो कि बिल्कुल साथ में नाम लिया जाता है डेंगू मलेरिया। तो सर इसके सिम्टम्स की बात करें, क्या सिम्टम्स मलेरिया के होते हैं? मलेरिया और डेंगू के सिम्टम्स लगभग सेम है। थोड़ा सा हम जनरल पब्लिक को अगर ध्यान रखना है तो मलेरिया में क्या है, एकदम से तेज ठंड लग के बुखार आती है और चिल्स आते हैं, मतलब बॉडी कपकपाएगी आपकी फीवर। आप एक रजाई उड़ा देंगे, 2 रजाई उड़ा देंगे, फिर भी उसको लगेगा ठंड लग रही है। तो फीवर विद चिल्स जो है वो मलेरिया का स्पेसिफिक करेक्टर है। इसमें फीवर विद चिल्स होता है, स्वेटिंग होगी, हेडेक होगी, नोसिया वॉमिटिंग हो सकता है आपको, है ना। लॉन्ग टर्म में अगर आपने मलेरिया का रिकरेंस हुआ तो फिर हिपेटोस्प्लीन, मतलब वो स्प्लीन और लिवर जो है वो साइज में बढ़ जाते हैं। हिपेटोस्प्लीनोलोजी हम लोग जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो वो रहता है। इस पेशेंट को रेस्टलेसनेस रहती है। तो ये सिम्टम्स जो है मलेरिया के पेशेंट में रहते हैं। और एक सबसे खास बात और अच्छी बात क्या है कि ये दोनों ही बीमारियां जो डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। और उसमें भी अच्छी बात क्या है, फीमेल मच्छर के काटने से होती है। मेल मच्छर कभी नहीं काटता है। जो दोनों ही बीमारियां जो है फीमेल मच्छर के काटने से होती है। मेल मच्छर नेवर बाइट्स। ओके। और मुझे लगता है जिस तरह से आपके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, वो आप पे सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है। तो आपको जैसे कि सर ने बताया, छोटी छोटी चीजें हैं। मच्छर अगर आप जितना ज्यादा अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, डेफिनेटली रखिए। सर ने बता ही दिया मच्छर से होता है, तो मच्छर के प्रिवेंशन के लिए जो चीजें होती हैं वो हम डेफिनेटली याद रखें। मस्कीटो की जो क्रीम आती है उसका यूज कीजिए, या फिर जो कॉइल्स आते हैं उनका यूज कीजिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम की ये बीमारियां हैं जिससे हम और आप कहीं ना कहीं पीड़ित है। और सबसे ज्यादा ग्वालियर में केसेस फिलहाल इन्हीं चीजों के सुनने को मिल रहे हैं। तो सर जैसे कि डेंगू मलेरिया की हमने बात की, इसकी बात करूं सर डाइट की, क्योंकि डाइट एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी की भी हेल्थ पर। ऐसे में डेंगू मलेरिया के पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए? एक्चुअली डेंगू और मलेरिया के पेशेंट में डाइट का कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। आप सभी तरह की डाइट ले सकते हैं। डाइट प्लान में कोई ज्यादा चेंज मलेरिया और डेंगू में होता नहीं है। बस हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी है, जो हम मतलब अगर डेंगू मलेरिया आपको नहीं है फिर भी हम जनरल पेशेंट को भी रिकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन तो नेसेसरी है, आपको पर डे की डाइट में होना ही चाहिए। तो हाई प्रोटीन डाइट हो, पल्सेस हैं, नट्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, आप ले सकते हैं। दूसरा, बॉडी को हाइड्रेट आपको रखना है। डिहाइड्रेशन होता है तो बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप फ्लूइड इनटेक बढ़ा लें, अपना जूसेस ले लें, सूप्स ले लें, जो लिक्विड डाइट्स है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, स्पेसिफिकली डेंगू की बात करूं मैं तो उसमें पपाया जो है, पपाया लीव्स और पपाया वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। प्लेटलेट काउंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता है उसमें। तो विटामिन एंड मिनरल्स लेने हैं आपको। बाकी कैरेट, बीटरूट, विटामिन मिनरल्स, ये जितने भी एग्स है, अगर आप वेजिटेबल हैं, वेजिटेरियन है तो पनीर, सैलड्स, वो चीजें ले सकते हैं। नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो फिर मीट, रेड मीट जो होता है और एग्स ले सकते हैं। ये मलेरिया की बात हुई। डेंगू में आपको स्पेशली पपाया लीव्स, पोमग्रेनेट, कोकोनट वाटर जो है, हर्बल टी, मिक्स वेज, खिचड़ी, दलिया, ये सब चीजें आप डेंगू में ले सकते हैं। लेकिन जो थायराइड का जो डाइट प्लान है वो तो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि थायराइड के डाइट प्लान में आपको आयरन रिच डाइट लेनी है ना। स्पिनैक है जो है, चिया सीड्स है, बेरीज है सारी, जो स्ट्रॉबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, सारी बेरीज आप ले सकते हैं। पंपकिन सीड्स आप ले सकते हैं, एप्पल, और वही वेज और नॉन वेज चीज, फिश और रेड मीट जो है, बाकी आप ये सब चीजें ले सकते हैं। और विटामिन डी लेने के लिए आप सन एक्सपोजर कर सकते हैं, सन एक्सपोजर ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको डाइट में अवॉइड जो करना है इसमें थायराइड में जी, तो फ्लोरिनेटेड वाटर जो होता है, कई एरियाज में आप देखेंगे ना जहाँ फ्लोरीन का कंसंट्रेशन वाटर में ज्यादा है, वहां पे ज्यादा ये थायराइड की डिजीज आपको मिलती है। तो फ्लोरिनेटेड वाटर जो है आपको वो अवॉइड करना है। उसमें कैबेज मैंने आपको बताया, सारी जितने भी प्रकार की कैबेज, कॉलीफ्लावर्स है, ब्रोकलीज है, वो सब अवॉइड करनी है। दूसरा, कैफीन जो कॉफी होता है वो भी थायराइड के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। और आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी डाइट चुन सकते हैं। सर ने आपको डेंगू की भी बताई, मलेरिया की भी बताई, थायराइड की भी बताई। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी बीमारी के सिम्टम्स हैं, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। अपनी डाइट हेल्दी बनाइए, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपके शरीर पर इफेक्ट डालेगा और वैसा ही आपका शरीर दिखेगा। तो सर ने आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल बताई हैं। आपको जो भी अपनी सुविधा अनुसार लगता है कि आप ये सारी, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने
बजट के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं, तो सर ने उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की है। सोचिए विचारिए और छोटी छोटी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो सर डाइट के साथ साथ मैं बात करूं, ग्वालियर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जीआरएमसी के आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं सर। तो सर बतौर अधीक्षक कई सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किन किन क्या क्या सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं, और आपके नेतृत्व में क्या आपका विजन है कि आपके कार्यकाल में किन चीजों पर और काम किया जाना चाहिए और क्या एड ऑन होना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर चंबल संभाग का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। और हमारे डीन डॉक्टर आर.के. धाकड़ सर के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर है वो ग्वालियर चंबल संभाग का पहला NABH एक्रेडिटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड ग्वालियर चंबल संभाग में कभी था नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ पे आयुष्मान से निःशुल्क उपचार किया जाता है जो सभी हॉस्पिटल्स करते हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि वीकली हमारी मॉनिटरिंग होती है आयुष्मान की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। तो लास्ट जो 7 अक्टूबर की जो हमारी सर्वे था, जो मॉनिटरिंग किया था स्टेट लेवल से, उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर आयुष्मान में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे था। मतलब परसेंटेज जो आयुष्मान पेशेंट का कन्वर्जन था वो सबसे पहले नंबर पर था। पूरे प्रदेश में हमने फर्स्ट स्थान किया सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें। अब सुपर स्पेशलिटी ग्वालियर की बात करूं तो उसमें अभी इस समय हमारे पास नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट वर्किंग है, डायलिसिस हम लोग करते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं, किडनी का ट्रीटमेंट होता है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अभी वर्किंग है, यूरोलॉजी की जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो हम कर रहे हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे वर्किंग है, तो पीडियाट्रिक सर्जरी की जितनी भी सर्जरीज हैं वो हमारे यहाँ अभी हो रही हैं। गैस्ट्रो सर्जरी अभी रिसेंटली हमने एड ऑन किया है, तो गैस्ट्रो सर्जरी से GI सर्जरी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी भी हम लोग सर्जरी करके और उनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इनके साथ साथ में एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सपोर्टिव जो डिपार्टमेंट है वो साथ में वर्किंग है जी। और यकीनन सर आपके नेतृत्व में ऐसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगे बढ़ता जाए, स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर में प्रदान करता जाए। और वाकई में एक जब आयुष्मान वाली बात आपने बोली तो डेफिनेटली ग्वालियर वालों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि जब भी आप स्वास्थ्य सुविधाओं में आगे बढ़ते हैं ना तो आपको कहीं और आसपास कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपको आपकी पास की जगह पे एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। और वो संभव हो पाता है जब ऐसे ही नेतृत्व आपके सामने आता है, आपके आगे आता है और चीजों को आगे लेके जाता है। सर इसी के साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँ, क्योंकि जब हम कोई एक बड़ी चीज को लीड करते हैं तो वहां पे सुविधाएं भी होती हैं, असुविधाएं भी होती हैं। और क्योंकि कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है लोगों तक, हर आखिर व्यक्ति तक पहुंचना हमारे लिए, तो ऐसे में जानना चाहूंगी अगर किसी व्यक्ति को कोई असुविधा है तो कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग जी 100% एक्यूरेसी की हम कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम 100% एक्यूरेसी की फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कहीं पे भी कुछ कमियां बिल्कुल रह जाती हैं। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी भी पेशेंट को अगर कोई समस्या होती है तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जब वो पर्चा बनवाता है तो उस पर एक फोन नंबर दिया हुआ है हमारे ऑफिस का, वहां पे फोन करके वो कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। दूसरा, जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो एंटर करेगा उसे कंप्लेन बॉक्स वहां दिखाई देगा, तो कंप्लेन बॉक्स में भी अपनी कंप्लेन राइटिंग में दे सकता है। तीसरी जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो CM हेल्पलाइन होती है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंप्लेन है आप लोकल लेवल पे वहीं ऑफिस में करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। CM हेल्पलाइन में आप भेजेंगे, फिर वहां से हमारे पास इट विल टेक लॉन्ग टाइम। इमीडिएट जो रिजोल्यूशन है उस कंप्लेन का वो मेरे ऑफिस में मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं 11 बजे से 5 बजे के बीच में जी। फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन बॉक्स में भी कंप्लेन डाल सकते हैं। तो जो भी कंप्लेन होगी उसको हम वीकली मॉनिटर करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं और उसको रिजोल्व करके सुविधाएं बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं जी। और जितना आप लोकल अथॉरिटी को कंप्लेन करेंगे ना वो आसान हो जाता है उनके लिए सॉल्व करना, क्योंकि जब आप किसी अपर अथॉरिटी पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, अगर वहाँ पे अगर आप लोकल अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं और तब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो डेफिनेटली आप अपर अथॉरिटी पर जा सकते हैं, लेकिन सोचने विचारने वाली बात है, जब पास सुविधा है तो पास में ही जाए। सो सर आज ये तो हमने आपसे बात की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जब भी हम किसी चीज का पदभार लेते हैं, जैसा कि आप अधीक्षक के पद पर हैं अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, एक विजन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि हमारे कार्यकाल के साथ ये चीजें हम इसमें जरूर एड ऑन करेंगे। सर किस विजन के साथ आप देखते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कि अपने कार्यकाल में ये चीजें आप जरूर एड ऑन करेंगे।
मैं और हमारे डीन डॉक्टर आर.के. धाकड़ सर हमेशा जब भी हम सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं तो उसको एक न्यू हाइट्स पे ले जाने की बात करते हैं। अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जी किडनी और लिवर हमारे यहाँ यूरो सर्जन है, गैस्ट्रो सर्जन है और नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो वी कैन डू दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ टाइम में हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हम लोग प्रारंभ कर सकें, जिससे मरीजों को अभी जितने भी ट्रांसप्लांट कराने होते हैं तो दिल्ली जाना होता है या दिल्ली की टीम आके यहाँ पे कराती है। तो हम अगर अपने यहाँ कर पाएंगे तो मरीजों को बड़ी सुविधा होगी और कम खर्चे में उनका ट्रांसप्लांट का जो है मरीजों को जो जरूरत है वो हम सुविधा दे पाएंगे। जी, और यकीनन जब ग्वालियर चंबल संभाग के इतने बड़े हॉस्पिटल को आप संभालते हैं तो कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारी चुनौतियां आपके साथ होती हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को संभालते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं कुशल नेतृत्व के साथ, तो आप जैसे बहुत सारे लोगों का भरोसा, विश्वास और जिम्मेदारी के साथ बढ़ते हैं। सर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, लोगों का विश्वास जीतते जाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। सो सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजों को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? अब आपने आज बात की डेंगू, मलेरिया और इनकी वेक्टर बॉर्न डिजीज की, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि बी क्लीन, कीप क्लीन, गो ग्रीन। जी स्वच्छ रखें, स्वच्छ रहें, स्वच्छता रखें और प्लांटेशन करें। बिल्कुल। और ये तो बहुत, अगर आप पर्यावरण को देते हो ना तो पर्यावरण आपको उसका दुगना देता है। बस सोचने वाली बात है कि आप उसे दे कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप किसी को देंगे तो वो आपको अच्छी चीज ही रिटर्न करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।